हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन ले लिया था और आज हम जो चार टाइप के पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इसमें से जो फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यदि मैं आपसे बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो वो इंट्रोडक्टरी क्लास में ही आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि यदि अगर हमें हिंदी में कोई भी वाक्य दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो दो तरीके से, एक तो ये होगा कि नॉर्मली क्रिया के अंत में ता ते ती दिख जाएगा। ठीक है, क्रिया के अंत में या तो ता ते ती होगा और साथ ही में जो वाक्य का अंत है था थे थी से होगा। ठीक है, तो यहां भी मैंने जो बात की उस पर ध्यान रखना कि एक तरीका तो ये होगा कि अगर आपको कोई ऐसा वाक्य दिया हुआ है जिसके क्रिया के अंत में ता ते ती लगा हुआ है और वाक्य का अंत था ते थी से हो रहा है, तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल आपको बता देता हूं यहां पे कि रमेश विद्यालय जाता था। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि क्रिया के अंत में ता और वाक्य अंत में था आया। तो ऐसे सारे वाक्य जिनके क्रिया के अंत में ता ते ती आ रहा हो और वाक्य का अंत था ते थी से हो रहा हो, तो सारे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, या जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं उसके होते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये कि जो क्रिया है, क्रिया का अंत आ ए ई की मात्रा से होगा, की मात्रा से होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात कर दी आपने कि क्रिया का अंत आ ए ई से होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक उदाहरण बताता हूं, रमेश आया। ठीक है, राधा गई। तो इसमें देखो आया में आ की मात्रा लगी हुई है, गई में बड़ी ई लगा हुआ है। तो यानी ऐसे वाक्य भी जिनमें क्रिया के अंत में आ ए ई की मात्रा आती है, तो समझ जाना कि वह जो है किसका उदाहरण है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखनी है। और इनमें था थे थी जो है नहीं आता है। तो देखो रमेश आया या राधा गई, तो इसमें था थे थी नहीं आया। तो ये दो, यानी पहला टाइप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का ये हो गया और दूसरा जो है वो आ ए ई से अंत होना हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको अच्छे ढंग से याद रखना है, तभी कोई वाक्य देख के आप तुरंत बता पाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर रूल लगा के उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम आते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस याद है ना आपको क्या था, जिसके अंदर तो नहीं की कोई बात नहीं हो रही होती, ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है 1 2 और ये 3, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य हैं। तो आइए इसके रूल को जानते हैं। सबसे पहले कि अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा किसको, पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी सेंटेंस को, तो वहां पे हम क्या रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज तो दिमाग में डाल लेनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, ये याद रखना है। और नॉर्मली जो है आपको कोई इसमें खास चीज याद नहीं रखनी, बस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आती है। इसके अलावा फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर कोई प्रीपोजिशन अगर होगा तो प्रीपोजिशन आएगा, नहीं तो लास्ट में ऑब्जेक्ट और
फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये चीज है फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखा हमने अफर्मेटिव बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें रूल में कुछ सीखा ही नहीं हमने। वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे कि अगर हमें कहीं पे जाना दिया होगा तो वहां पे हम गो, वैसे अगर जाने की इंग्लिश करें तो गो होता है, लेकिन हम क्या करेंगे? वेंट करेंगे। ऐसे कहीं पे हमें खेलने का प्ले लिखना होगा तो हम प्ले ना लिख के प्लेड लिखेंगे सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लूं तो मैं दोनों तरीके के एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस को लेता हूं, रमेश विद्यालय जाता था। तो रमेश विद्यालय जाता था, विद्यालय जाता था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ रमेश विद्यालय जाता था? तो अब वो बड़ा हो गया, अब विद्यालय नहीं जाता, अब जॉब पे लग गया होगा, तो इसीलिए मैंने सेंटेंस बनाया कि रमेश विद्यालय जाता था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी इंग्लिश? सबसे पहले क्या चीज आती है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास? रमेश। तो काम कौन कर रहा है सेंटेंस में? रमेश। तो रमेश। अब इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और यहाँ पे वर्ब क्या है? जाता। और जाता की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। रमेश वेंट। और मैंने आपको बताया हुआ प्रीपोजिशन की क्लास आप ले चुके हो, और नहीं ली है तो जाके उससे पहले आपके सही से समझ लेना और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो रमेश वेंट, और कहीं की ओर जाते हैं तो टू। तो रमेश वेंट टू स्कूल। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था। अब दूसरा ले लेते हैं कि राधा गई। बस इतना ही कहा गया, राधा गई। तो अब राधा गई। ठीक है, अब राधा गई मतलब क्या? कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कहीं पे चली गई है, तो पास्ट बात हो गई। तो राधा वेंट, बस हो गया। इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ दो चीजों को मिलके, सब्जेक्ट और वर्ब को मिलके जो है ये सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों तरह के एक एग्जांपल देख लिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था। तो आइए अब आगे से कंटिन्यू करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में कुछ खास नहीं बदलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव में क्या चेंज होगा, तो बस एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा और डिड नाम का एक नया वर्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे याद होगा आपको कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे तो उसके नेगेटिव में क्या आया था? डू डज आया था। तो इसमें डू डज ना आके डिड आएगा बस उसके जगह पे, और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रूल की अगर हम बात करें तो रूल बड़ा सिंपल है। ठीक है, डिड आएगा, और डिड किसके साथ आएगा? ऑल सब्जेक्ट के साथ। सारे सब्जेक्ट के साथ जो है वो डिड ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर रहे थे तो डू उस सब्जेक्ट के साथ आ रहा था, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ही आपके पास हेल्पिंग वर्ब है डिड, और वो ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है, सारे सब्जेक्टों के साथ। फिर नॉट आता है। अब नॉट जो आता है वो किसके साथ आता है? आफ्टर डिड। ठीक है, डिड के बाद आएगा। ठीक है, डिड जहां पे लगा होगा डिड के बाद नॉट लगा देंगे, तो डिड नॉट करके आता है। और इसके बाद जो तीसरी चीज याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला काम जो है वो किसने कर दिया? वो कर दिया डिड ने, क्योंकि डिड क्या है? डू का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो डिड ने सेकंड फॉर्म वाला काम कर दिया, तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लाना। ये चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें डिड नॉट आता है, इसमें डिड जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। तो आगे देखो, ये था। अब इसके बाद फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेट में आपको क्या चीज याद रखनी है? तो फॉर्मेट में सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि हर बार आ रहा है, इसके बाद जो है वो आ जाएगा डिड, और इसके साथ ही नॉट, और फिर डिड नॉट के बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन अगर कोई होगा तो प्रीपोजिशन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा नेगेटिव का सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमने क्या लिया है कि रमेश विद्यालय जाता था। अब कोई ऐसा बच्चा हो कि कभी स्कूल ही ना गया हो, जैसे पुराने समय में जो है कुछ बच्चे नहीं पढ़ते थे, शुरू से ही काम वाम करने लग जाते थे, तो वहां पे हम लिख सकते हैं रमेश विद्यालय नहीं जाता था। ठीक है, रमेश
विद्यालय नहीं जाता था। अब ये हो गया। तो इसमें हिंदी में तो हमने देखा कि सिर्फ नहीं आ गया और नहीं आते ही वो क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, फिर से रमेश। तो रमेश आगे क्या होगा, डिड, क्योंकि हमने देखो सब्जेक्ट क्या किया है, डिड, और डिड के साथ ही क्या लगता है, नॉट। तो रमेश डिड नॉट। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देखो नॉट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। तो रमेश डिड नॉट गो टू, कहीं जो जाते हैं तो स्कूल। यानी कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बीच में डिड नॉट नाम की चीज नहीं आ गई और वर्ब की सेकंड फॉर्म पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कह देंगे पिताजी, पिताजी नहीं आए। ठीक है, या पिताजी नहीं आए। और एक और सेंटेंस बना दूं तो पिताजी खिलौना खिलौना नहीं लाए। अब देखो क्या होता है, जब हम छोटे थे, ठीक है, तो उस समय पे पापा ऑफिस जाते थे, तो हम बच्चे क्या करते थे, घर में इंतजार करते थे कि पापा कब आएंगे। तो जैसे हम जो है बार बार पापा को देखते थे तो मम्मी कह देती थी पिताजी अभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो वहां पे पिताजी नहीं आए और इसके आगे खाते थी भी नहीं लगा हुआ है। तो यानी कि क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का क्या, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पिताजी नहीं आएगी, इंग्लिश क्या हो जाएगी, फादर। और फादर के साथ जो है हम क्या लगाएंगे अब, डिड नॉट, डिड नॉट। और कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आना का तो होता है कम, ठीक है, इंग्लिश, और कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, नॉट केम। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कम ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म वाला काम तो डिड नहीं कर दिया, फादर डिड नॉट कम। तो यानी पिताजी नहीं आए। और इसके जगह पे हम ये भी कह सकते थे पिताजी दफ्तर से नहीं आए, तो वहां पे होता नॉट कम टू ऑफिस। अगर यहाँ पे मैं कह देता कि पिताजी दफ्तर से नहीं आए, ठीक है, तो पिताजी दफ्तर से नहीं आए, हम कहते फादर डिड नॉट। अब कहीं से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, तो फादर डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस था पिताजी खिलौना नहीं लाए, तो यहाँ पे पिताजी यानी फादर डिड नॉट, अब लाने को क्या कहते हैं, ब्रिंग टॉयज। ठीक है, तो फादर डिड नॉट ब्रिंग टॉयज। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लाने की इंग्लिश ब्रिंग होती है, ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग ही होता है, और खिलौने यानी टॉयज। तो ऐसे करके हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बस हमें फॉर्मेट याद रखना होता है और जो थोड़ा सा रूल दिया हुआ है उस पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य पे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में यदि मैं रूल की बात करूं तो रूल कुछ खास है ही नहीं, सबका रूल बहुत सिंपल ही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि डिड जो हमने शुरू किया था ना नेगेटिव सेंटेंस में, तो डिड इसमें भी आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा ये चीज ध्यान रखनी है, बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले। जहां पे भी सब्जेक्ट लगा हो उससे पहले क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो चीज याद रखनी है वो ये कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कौन कर दे रहा है, डिड कर दे रहा है। और तीसरी चीज याद रखनी है कि WH फैमिली जो है, ठीक है, लगता भी है और नहीं भी लगता, यानी ये कंडीशनल है, शर्त के साथ है। अब शर्त क्या है, तो ये मैं आपको नॉर्मली जब हम प्रेजेंट टेंस की क्लासेस ले रहे थे या जो वीडियोस हमने प्रेजेंट टेंस की बनाई है उसमें हमने बताया है कि जब भी
ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले जहां पे कि आप आंसर जो हो वो यस नो में देते हो, किसमें देते हो, यस नो में, तो वहां आप क्या करोगे, शुरू करोगे डिड से, ठीक है। और प्रेजेंट का था तो डू डज से कर रहे थे। और जहां पे हमें जो है वो लग जाएगी, हमें कुछ वर्ड्स में, सम वर्ड्स में आंसर देना पड़ रहा है, कुछ शब्दों में या सेंटेंस में जवाब देना पड़ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, WH से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो WH फैमिली भी लगती है कहीं पे कहीं कहीं पे, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क आता है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है। और ये कहाँ पे लगता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, तो मैं यहाँ पे EOS लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके फॉर्मेट पे, तो फॉर्मेट अगर हम याद रख लेते हैं तो आधा काम हमारा वैसे ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, WH फैमिली, इसके बाद डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर नॉर्मल मैं एक बार ये समझा देता हूँ, मैंने 2 बार यहाँ पे नहीं लिखा फॉर्मेट, 2 बार भी लिख सकता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेट कब बनेगा, जब जवाब जो है वो यस नो में देंगे, तो डिड से स्टार्ट होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेट कब बनेगा, जब हम सेंटेंस में जवाब दे सकते होंगे, ऐसे क्वेश्चन वाला सेंटेंस हमें आए जहाँ पे कि आपको लगे कि आंसर कोई आपको पूछ लेगा तो वो सेंटेंस में दोगे, तो वहां पे हम WH से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएंगे। तो ये क्लियर रहेगा, एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ, सही से सुन लेना कि नॉर्मली WH से हम तब स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन जब हमें जो है आंसर जो है वो सेंटेंस में देने की जरूरत पड़ेगी, और डिड से हम तब शुरू करेंगे जब आंसर हम यस नो में ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के सेंटेंसेस का एक एक आपको ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है और आगे दिक्कत नहीं आएगी कोई भी ट्रांसलेशन करने में। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहता हूँ क्या वह आ गया, ठीक है, मैंने कहा क्या वह आ गया, तो यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्या वह आ गया। तो अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जवाब अगर वो आ गया होगा तो आप दोगे यस, और अगर नहीं आया होगा तो आप कहोगे नो, नहीं आया। तो यहाँ पे यस नो में हम जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन जो होगी वो होगी डिड से स्टार्ट। डिड देखो, सबसे पहले डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट है, क्योंकि आ गई नहीं है, गया है, तो यानी लड़के के लिए वह है, और लड़के के लिए वह क्या होता है, ही। डिड ही कम, बस हो गया, तो डिड ही कम, क्योंकि आने की इंग्लिश होती है क्या चीज, कम, और कम का फर्स्ट फॉर्म होता है कमी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर कहते कि क्या वह घर आ गया, तो हम कहते डिड ही कम टू होम, यानी यहाँ पे होता क्या वह घर, यहाँ पे घर आ गया, तो डिड ही कम, और यहाँ पे लगाते टू होम। तो अगर ऑब्जेक्ट भी लाना होता है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन हो जाता, ये ऑब्जेक्ट हो जाता, ये क्वेश्चन मार्क है ही, इसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट, और ये डिड, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं WH की फैमिली से जो स्टार्ट होता है। तो यदि आपसे कोई कहे कि WH से स्टार्ट होने वाला ऐसा कौन सा सेंटेंस हो सकता है, तो हम कहेंगे कि अभी रमेश वाले ही हम सेंटेंस 12 बना रहे थे, तो इसी को रमेश वाले को कंटिन्यू करते हैं। रमेश विद्यालय क्यों नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि रमेश विद्यालय नहीं जाता था, तो यदि अब आपसे मैं क्वेश्चन कर लूं तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि आप क्या क्या जवाब दोगे। कि हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं थे वो स्कूल जाता, या दूसरा हो सकता है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, यानी उसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था। तो इस ढंग से आप जवाब जो दोगे वो सेंटेंसेस में दोगे या कुछ वर्ड्स में दोगे। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब आपको लगे कि हमें सेंटेंस में देना पड़ेगा या कुछ वर्ड्स में देना पड़ेगा, तो उसको हम WH से शुरू करते हैं। तो रमेश विद्यालय क्यों नहीं जाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले क्योंकि क्या होती है वाई,
वाई, ठीक है। उसके बाद आएगा डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, उसका डिड, वाई डिड रमेश, ठीक है, वाई डिड रमेश नॉट, देखो सबसे पहले डब्ल्यू एच आ गया, डिड आ गया, फिर रमेश सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, नहीं भी लगा दिया, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दिया। तो हम लेते हैं रमेश विद्यालय क्यों जाता था, मैं ऐसे कर देता हूँ, रमेश विद्यालय क्यों जाता था, या रमेश, यहाँ पे विद्यालय छोड़ देते हैं, विद्यालय तो कंपल्सरी बाजार कर देता हूँ, तो रमेश बाजार क्यों जाता था, ठीक है। तो यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रमेश बाजार क्यों जाता था, तो रमेश हो सकता है बाजार सब्जी खरीदने जाता हो, सब्जी बेचने जाता हो, तो कुछ वर्ड्स में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी आपको कुछ वर्ड्स में या सेंटेंस में देना पड़ रहा है, तो कहोगे व्हाई डिड रमेश, उसके बाद गो टू मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, उसके बाद जो है वो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्रीपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाई डिड रमेश गो टू मार्केट, तो डब्ल्यू एच क्यों लगाया, क्योंकि ये वो सेंटेंस है जिसका अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, तो आप इसका जवाब जो हो है वो कुछ वर्ड्स में दोगे या फिर सेंटेंस में दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी रूल कुछ खास नहीं है, सेम इसकी तरह ही होगा, बस एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वो नॉट कहां पे आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। अब आफ्टर सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, क्योंकि नेगेटिव आया था तो नेगेटिव के लिए नॉट वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वही डब्ल्यू एच ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि कंडीशनल कह सकते हो, कंडीशनल है। क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही क्योंकि इंटेरोगेटिव है, और वो भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा कि आता है हर बार, ठीक है, क्योंकि डिड उसका काम कर लेगा। तो ये सारी चीजें तो सेम है इसकी तरह, बस एक नॉट वाली चीज आपको अलग याद रखनी है, ठीक है। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या चीज आ जाएगा, वही डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू एच कब आएगा बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जब आपको आंसर जो है वो सेंटेंस में या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या कुछ वर्ड्स में देना पड़े। इसके अलावा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का एक एक्स्ट्रा चीज मैंने कही थी वो है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये समझ आ गया। तो डब्ल्यू एच और ये बस ये चीज याद रखना है, ये तब आएगा जब यस नो में जहां से, और पूरा का पूरा तब आएगा जब कुछ वर्ड्स में, सम वर्ड्स में आपको आंसर देना पड़े, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी होती है। अब आते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे था क्या वह घर, आगे आ गया, अब मैं कर देता हूं कि क्या वह घर नहीं आया, ठीक है, क्या वह घर नहीं आया। तो यहाँ पे जो है हम कर लेंगे डिड, क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हो। मैंने कहा क्या वह घर नहीं आया, तो आप कहोगे अगर नहीं आया होगा तो यस, और आ गया होगा तो नो। तो यहाँ पे डिड, अब वह आया लड़के के लिए है, तो डिड ही नॉट कम टू होम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही नॉट कम टू होम। अब जो रमेश वाला हमने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे बना देते हैं, रमेश विद्यालय क्यों नहीं जाता था, ठीक है। रमेश विद्यालय क्यों नहीं जाता था, तो नहीं है तो नेगेटिव है, और क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव है। तो रमेश विद्यालय क्यों नहीं जाता था,
तो वही मैंने आपको कहा कि आपसे जब कोई पूछेगा तो आप भी ये जवाब दे सकते हो, या तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रही होगी या उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता था। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स में या सेंटेंस में आंसर देना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो WH फैमिली से करेंगे। तो वाई, क्योंकि WH में क्यों का क्या होता है, वाई डिड रमेश नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देखें तो WH आ गया, ठीक है, यहाँ पे डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्रीपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि बड़ा ही सिंपल था पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, फिर वो चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ट्रांसलेशन पे आपका कमांड बनता जाएगा। और एक ही बात है, यदि आपने प्रेजेंट टेंस की जो हमारी पूरी सीरीज चली थी वो अभी तक नहीं देखा है तो ये करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसे भी जाके देख लेना, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना घर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।